हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसमें मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊंगी, जिससे आपके बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हेडिंग से पता तो चल ही गया होगा, वीडियो के टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे, वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे, इसमें ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसे हम कई फेजेज़ में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और फिर इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या था, आफ्टर मैथ्स क्या थे, यानी कि ये वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उसके पश्चात क्या क्या बदलाव आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन में कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। तो वर्ल्ड वॉर वन में ना जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी उन्हें दो भागों में बांटा गया, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। तो जो एलाइड पावर्स थे उसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, रशिया है, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और फिर आता है जापान। और दूसरा सेंट्रल पावर, इसके अंतर्गत भी कई देश आते हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या थे। इसका प्रमुख कारण था इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद इसका प्रमुख कारण था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री थी ना, वो अगर मतलब बहुत वो बनना चाहती है, राष्ट्रवादी बनना चाहती है, ग्रेट बनना चाहती है, तो वो लड़ाई करेंगे ताकि वो खुद को ग्लोरीफाई कर सके। उस टाइम पे ना राष्ट्रवाद की अलग मीनिंग थी। जैसे अभी राष्ट्रवाद की क्या मीनिंग होती है कि आपको देश प्रेम होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे राष्ट्रवाद की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई भी देश है जो कि महान बनना चाहता है तो उसे लड़ाई करके खुद को साबित करना होगा कि हाँ वो सबको हरा सकता है, सबसे जीत सकता है, और तो ही वो राष्ट्रवादी माना जाएगा। तो इसलिए इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद उस टाइम का प्रमुख कारण था। दूसरा कारण क्या है, आइए जानते हैं। दूसरा कारण है नेशनलिज्म। तो मैंने आप लोग को नेशनलिज्म के बारे में बता ही दिया कि उसके अंतर्गत क्या आता है कि जो भी सबको हरा देगा वही देश महान माना जाएगा। ये उस टाइम की परिभाषा थी नेशनलिज्म की। नेक्स्ट है आपका मिलिटेरिज्म, मतलब कि सैन्यवाद। तो जो कंट्रीज़ थी ना, सारी अलग अलग जो देश थे, वो बहुत अत्याधुनिक वेपन्स यानी कि शस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो अपनी आर्मीज़ को भी बढ़ाने लगे थे कि हमें अपनी आर्मीज़ जो हैं उन्हें काफ़ी पावरफुल बनाना चाहिए ताकि हम जो दूसरे विरोधी देश हैं उन्हें हरा सकें। तो यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला प्रमुख कारण है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अलायंस सिस्टम यानी कि गठबंधन। तो इसमें जो मेजर कंट्रीज़ थी ना, क्या हो गया था कि कुछ कंट्रीज़ आपस में ग्रुप्स बनाने लगी थी और वो आपस में ही सीक्रेट ट्रीटीज़ कर लेती थी। ट्रीटीज़ मतलब समझौता। वो आपस में ही समझौता कर लेती थी कि सुनो, मैं और तुम मिलके ना उस कंट्री पे हमला कर देते हैं और फिर हम लोग जीत लेंगे उस कंट्री पे, और फिर आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। तो इस टाइप की सीक्रेट ट्रीटीज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए क्या करती थी कि ग्रुपिंग बना लेती थी, और फिर जो थोड़ी मजबूत कंट्री होती थी जिससे वो अकेले नहीं लड़ सकते, तो वो 10-15 लोग ग्रुप बना के, जैसे क्या होता है, आप अगर अकेले नहीं लड़ पाते हैं अपने दुश्मन से तो अपने भैया कोई बुला लेंगे, छोटे भाई कोई बुला लेंगे, फिर तीनों मिलकर अच्छे से लड़ लेते हैं ना, नहीं तो फिर अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी लोग यानी कि कंट्रीज़ जो थी वो करने लगी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बन गया था। तो अब अलायंस की बात की है तो कुछ प्रमुख अलायंस को जान लेते हैं। सर्व प्रमुख है ट्रिपल अलायंस। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ट्रिपल अलायंस कब हुआ था, 1882 में। किसके बीच हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली के बीच में। ठीक है,
तो ट्रिपल अलायंस तो हमने जान लिया। उसके बाद एक ट्रिपल एंटेंस भी हुआ था जो कि 1907, ये भी एक ट्रीटी थी। ये ट्रीटी किन देशों के बीच हुई थी? ब्रिटेन एंड रशिया और फ्रांस के बीच हुई थी। तो अब शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1। तो इसे हम कई सारे फेजेस में पढ़ेंगे। पहला फेज़ है अपकमिंग रूलर ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यानी कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के होने वाले रूलर थे जिनका नाम था आर्च डूक फ्रांज फर्डिनांड। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड। तो ये जो थे ना, ये आने वाले रूलर थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें किल यानी कि मार दिया जाता है बाय सर्बियन नेशनलिस्ट। एक सर्बियन नेशनलिस्ट था जिनके द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। तो फिर क्या होता है देखिए, मतलब एक सर्बियन नेशनलिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिनका नाम था ब्लैक हैंड, उन्हीं के द्वारा इन्हें मारा जाता है, ऐसा मानना था। और किस दिन इनकी मृत्यु हुई थी? 28 जून 1914 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है देखिए, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इल्ज़ाम लगाते हैं किसके ऊपर? सर्बिया के ऊपर। वो कहते हैं कि ये जो सर्बिया है ना, इसी ने मारा है उन्हें। तो सर्बिया क्या कहता है? सर्बिया को ओपनली रशिया का सपोर्ट था, तो रशिया काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे डेवलप था थोड़ा, तो इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगेरियन जो पावर्स थे ना, ये सर्बिया पे सीधे आक्रमण नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आपको कोई मार के भाग गया, ठीक है, आप जाते हैं अपने भैया को लेके कि चलो चलो इससे हम बदला लेंगे, तो आप जाने लगे, गए तो देखे कि अरे वो तो अपने बड़े भैया के साथ खुद ही खड़ा है। आप अकेले ही चले जाते हैं उससे लड़ने, फिर देखते हैं कि वो अपने बड़े भैया को लेकर आया है। तो इसी प्रकार जो सर्बिया था वो अपने बड़े भैया रशिया को लेकर आया है, ठीक है। और फिर उसे देख के ऑस्ट्रो हंगेरियन भड़क जाते हैं कि अरे इसके बड़े भैया तो एकदम बॉडी बिल्डर हैं, खूब बॉडी वॉडी है, ये तो हम लोग को मारेंगे तो हम लोग तुरंत उड़ ही जाएंगे, तो फिर हम लोग का क्या होगा? तो हम लोग इनसे नहीं लड़ सकते। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि जाने दो, ऐसे डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, ऐसे हम लोग कभी पीछे से मार देंगे, ऐसे डायरेक्टली अटैक करेंगे तो भारी हो जाएगा। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दैट इज़ वाई ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टॉक्स टू जर्मनी। अब क्या होगा, जब आप देखेंगे कि आपके दुश्मन के जो भैया हैं वो बहुत बॉडी बिल्डर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किसी अपने एक अच्छे से दोस्त को ढूंढेंगे जिसके भैया बहुत अच्छे हों, या फिर कोई एक भैया को ढूंढेंगे जो आपकी मदद कर सकें। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर है वो जाता है जर्मनी भैया के पास, ठीक है, और जाके कहता है कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए, हमको इनको डराना है। तो उनके बीच क्या होता है कि ठीक है चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं, डरा देंगे उसको, बचा लेंगे तुमको। तो वो मान जाते हैं। तो जो ऑस्ट्रो हंगेरियन थे वो एक अल्टीमेटम सेंड करते हैं सर्बिया को सबसे पहले। अब जब बात पक्की हो गई, ठीक है, ग्रुप दोनों में बन चुका है, तो दोनों क्या करते हैं, पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन जाके कहता है कि देखो हमारे भैया ना तुम्हारे भैया से भी बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो पहले ही कह दे रहे माफ़ी वाफ़ी मांग लो तो छोड़ देंगे, और जो माफ़ी नहीं मांगे ना तो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने भी अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को और कहा कि आप सरेंडर कर दो, तो ठीक है हम लड़ाई नहीं करते, नहीं तो फिर हम लड़ाई करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन सर्बिया भी, उसको भी अपने भैया पे यकीन है, कह दिया नहीं नहीं हम तो लड़ाई ही करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो फिर फ़ेज़ 2 पे चलिए चलते हैं। अब फ़ेज़ 2 में क्या होगा इस लड़ाई का? जर्मनी जो है, जर्मनी कौन है आप लोगों को पता है ना, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो बड़े भैया को लेकर आया था, तो उनके बड़े भैया हैं जर्मनी। अब जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं रशिया के साथ, ठीक है, सीधे रशिया के साथ वॉर कर देते हैं। रशिया कौन है ये भी आप लोगों को पता है, सर्बिया के बड़े भैया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, जर्मनी ने वॉर तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन रशिया के ना एक और बड़े भैया हैं। कौन से बड़े भैया हैं वो? बेल्जियम है। तो क्या करना था कि जब जर्मनी उनसे लड़ने गया ना, तो फिर बीच में बेल्जियम आ जाता है। वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें जाना है उसके पास, रशिया के पास लड़ने, तो तुमको पहले बेल्जियम से लड़ना पड़ेगा। यानी कि मैं आपको डायग्राम में ऐसे बताती हूँ,
अच्छा रुकिए 1 मिनट। तो ये है जैसे कि जर्मनी है, ठीक है। अब जर्मनी जा रहा है लड़ने के लिए, वो जाना चाहता है किससे लड़ने, यहाँ पे आपका रशिया। अब उनके बीच में क्या आ रहा है, बेल्जियम आ रहा है। वो कहता है कि नहीं पहले तुम हमसे लड़ो, उसके बाद तुम आगे जाना, ठीक है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से ग्रेट ब्रिटेन इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब ग्रेट ब्रिटेन कहाँ से आया भैया, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, उसने बेल्जियम के साथ एक समझौता किया है। यानी बेल्जियम के बड़े भैया कौन है, ग्रेट ब्रिटेन है। इन्होंने इनसे समझौता किया था कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे जब भी कोई तुम्हें मार पीट के जाएगा, तो मतलब कोई भी लड़ाई होगी तो हम हमेशा वहाँ पे हैं तुम्हारी मदद के लिए। तो फिर देखिए क्या होता है, जर्मनी वॉज वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट फ्रेंच आर्मीज़। जर्मनी पहले ना बहुत सक्सेस था, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा फ्रांस में तहलका मचा के रखा था, एकदम सबको परेशान करके रखा था उसने। लेकिन जब ब्रिटेन भी आ गया, और भी बड़े भैया लोग आ गए और सब मिल गए, तो फिर क्या होता है, वो लोग डोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पावरफुल हो गए ना, तो मार के भाग जाते हैं। अब बेचारा क्या करे जर्मनी, तभी एंट्री होती है जापान की। किसकी एंट्री होती है, जापान की। और पता है, आप सोच रहे होंगे कि जापान तो जर्मनी के साथ मिला होगा, नहीं, जापान जो था वो भी मिला हुआ था ब्रिटेन के साथ, तो वो ब्रिटेन के साथ ही मिल जाता है। और क्योंकि जापान ने भी एक ट्रीटी की थी और प्रॉमिस किया था ब्रिटेन से कि हम आपकी इस लड़ाई में सपोर्ट करेंगे, जब भी कभी लड़ाई होगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब हम आते हैं ऑटोमन एम्पायर पे, जिसका नाम टर्की भी है, ठीक है। तो ऑल्सो गॉट अटैच, सो ही स्टार्टेड बॉम्ब ब्लास्ट ऑन रशिया। तो टर्की पे भी काफ़ी अटैक्स हो जाते हैं इस बीच, तो अब टर्की गुस्सा आ जाता है, तो वो सीधे रशिया पे हमला कर देता है। तब फिर क्या होता है, जर्मनी जो है ना, वो काफ़ी सारी सबमरीन्स को बहुत हर्ट करता है, मतलब उनको कैप्चर कर लेता है। और जर्मनी से एक गलती हो जाती है, लड़ाई तो ठीक ठाक चल रही थी, फिर वो पंगे ले लेता है सबसे बड़े वाले भैया से, यानी कि अमेरिका, यूएस से। वो क्या करता है, यूएस की कुछ शिप्स को भी कैप्चर कर लेता है, उनके कुछ जहाज़ों को भी पकड़ लेता है, जिस कारण अब यूएस गुस्सा जाता है। तो अब आइए चलते हैं इस लड़ाई की थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या होगा कि जो यूएस है ना, ये पहले बहुत ही प्रॉफिट वाले एरिया में था। ये इस युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में यूएस ही रहा है आपका। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तरफ के लोगों को क्या भेजने का काम करता था, शस्त्र भेजता था। जो भी लड़ाई के लिए डंडा, लकड़ी, हॉकी चाहिए होती थी, ये एक एग्जाम्पल है, हॉकी से तो वर्ल्ड वॉर नहीं होगा ना, तो जो भी चाहिए होता था वो भेजने का कार्य कौन करता था, यूएस करता था। तो वो कहा कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा भैया, क्योंकि मैं तो इन दोनों को सामान भेज रहा हूँ, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा तो फिर क्या ही होगा। तो इसलिए वो कहता है कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसीलिए 1917 में कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसका शिप जर्मनी, मैंने बताया कि उसका शिप जर्मनी कैप्चर कर लेता है, बड़े भैया को सीधे धमकी दे देता है। तो अब भैया कहते हैं कि ठीक है चलो, अब हम भी लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर वो भी लड़ाई में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जर्मनी जो है ना, वो इन मैक्सिको वाले भैया को भड़का रहा था। मतलब जर्मनी यूएस वाले भैया को तो धमकी देकर ही आया था, और वो मैक्सिको भैया को भी जाके भड़का रहा था कि तुम भी जाओ और यूएस के साथ लड़ाई कर लो। तो इसीलिए यूएस और भड़क जाता है कि अरे देखो, हम इसको तो माफ़ भी कर देंगे, दूसरों को ही मेरे खिलाफ़ भड़का रहा है, अब तो हम इससे पक्का लड़ाई करेंगे। तब उसके बाद क्या होता है, वुड्रो विल्सन एक प्रेसिडेंट है, वो आते हैं, ठीक है, एंड वो ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं। वो एक लेटर लेके आते हैं पार्लियामेंट में, जो 14 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। मान लीजिए वुड्रो विल्सन किसी बच्चे के पापा हैं, ठीक है, वो आते हैं कि चलो 3 पॉइंट्स बना लो कि तुम लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे। अगर मान लीजिए वर्ल्ड पीस, यानी कि तुम लोग आपस में शांति बनाए रखोगे, एंड टू इम्पीरियलिज्म, यानी कि ये सब ख़त्म कर दोगे लड़ाई वड़ाई, और लीग ऑफ नेशन की शुरुआत करोगे। तो ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 पॉइंट्स में से आपको पूरे पॉइंट्स लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर एंट्री ऑफ यूएस, यानी कि यूएस भैया, अमेरिका भैया की एंट्री के बाद जर्मनी को टेंशन होने लगती है कि अरे पंगा लेके तो गड़बड़ कर दिया मैंने इनसे। बट वो सही हो जाता है। कब सही होता है? जब रशिया का रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। रशिया का रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट होता है? 1917 में। और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन तज़ार निकोलस सेकेंड
के द्वारा होता है, इसमें तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। और अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन होता है, व्लादिमीर लेनिन जो कि पावर में आ जाते हैं उस टाइम पे, और फिर वो क्या करते हैं, रशिया को पीछे खींच लेते हैं कि नहीं नहीं तुम लड़ाई नहीं करोगे, और वो जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। फिर यूएस क्या करता है, वो ब्रिटेन को सपोर्ट करने लगता है, और लगभग मतलब क्या करता है ना, ब्रिटेन को सपोर्ट करने लगता है और जर्मनी के खिलाफ रोज़ 10,000 सोल्जर्स को भेजने लगता है। यानी मान लीजिए कि जो यूएस भैया हैं वो रोज़ 10 गुंडों को भेज देते हैं कि जाओ जो जर्मनी है उससे तुम लड़ाई करो। अब जर्मनी बेचारा थक नहीं जाएगा, रोज़ 10,000 लोगों से लड़ाई करेगा तो परेशान हो जाता है। और उस टाइम पे उसके यहाँ काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी फैली रहती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस है और स्पेनिश फ्लू है, जिसलिए बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है उस टाइम पे। तो 1918 में एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें ना जर्मनी और सीज़ फायर एक टेम्पररी एग्रीमेंट होता है, और उसी के कुछ समय के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस साइन किया जाता है, और आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट माना जाता है कि हाँ इसी के बाद जो ये लड़ाई थी ना ये एकदम ख़त्म हो गई थी। इसमें क्या होता है, जर्मनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और पूरा का पूरा गिल्ट यानी कि पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है जर्मनी के ऊपर ही चला जाता है कि यही है मुख्य कारण, यही है इस लड़ाई की जड़। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी लगती है कि तुम्हें पेनल्टी भी पे करनी है। और एक फैक्ट आपको बताती हूँ कि इसने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट कब जमा की आपको पता है, 210 में, यानी कि 2010 में जर्मनी ने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट जमा की है, जो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगी थी, जो भी उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था उसका। उसके बाद कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं, रोक भी लगती है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि तुम बहुत एक्सरसाइज करके बहुत सारे गुंडों को रख लेते हो, फिर लड़ाई चालू कर देते हो, तो इसलिए तुम्हें इन सब की इजाज़त नहीं है। और न ही तुम अपने एरिया को बढ़ा सकते हो, तुम एक ही जगह खेलते हो तो वहीं खेलोगे, आगे नहीं जाओगे, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके कारण सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बॉर्डर ऑल्सो रिस्ट्रक्टेड। कुछ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर भी रिस्ट्रक्ट होते हैं, जिसके कारण कई सारी कंट्रीज़ का निर्माण होता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, फिनलैंड, पैलेस्टाइन एक्सेट्रा। नो कॉलोनीज गिवन टू यूएस बिकॉज इट अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। अमेरिका को कोई भी इस टाइप का कॉलोनी नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ था, ठीक है। अब इस लड़ाई के बाद की कुछ घटनाओं को चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ था। लगभग 1/1 पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, उन लोग की मृत्यु हो गई थी। और आप सभी को पता है कि इसके अंत में काफ़ी सारी बीमारियां भी फैल गई थी, जैसे कि स्पेनिश फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंज़ा हो गया, और एंटीबॉडीज़ भी यानी कि दवाइयाँ भी उस टाइम पे नहीं थी, जिसके कारण मृत्यु की दर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और एक और बात इसमें देखने को मिली कि लगभग 50% ऑफ वुमेन वर्किंग इंक्रीज़ हो गई, यानी महिलाएं बाहर आके कार्य करने लगी, उनकी संख्या 50% बढ़ गई थी, क्योंकि रोज़ 10,000 सैनिक भेजे जाते थे, तो वही सैनिक की ये पत्नियां थीं जिन्हें मजबूरी में कार्य करना पड़ रहा था। और अन्य प्रभाव भी थे, जैसे कि कई सारी कंट्रियां बहुत सारे कर्जे में डूब गई थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यूएस पे कोई कर्जा नहीं था, क्योंकि उसने दोनों को ही आर्म सप्लाई किया था, ठीक है। तो इसलिए उसकी इकोनॉमी तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। लीग ऑफ नेशंस फॉर्म होता है, वुड्रो विल्सन ने इसे फॉर्म किया था। किसने फॉर्म किया था? वुड्रो विल्सन ने। क्यों फॉर्म किया गया था? ताकि वर्ल्ड वॉर ऐसा फिर से ना हो, इस चीज़ को बचाए रखने के लिए, अवॉइड करने के लिए। बट जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 तो हुआ ही है, तो इसका मतलब कि ये जो मिशन था ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। तो आपका ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो जल्द ही लाई जाएगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।